नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक लिबरल लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा यानी जो जीकप द्वारा यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कराई जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद लखनऊ। तो इस बार का आपको पता है कि जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होनी है 2021, वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर वो परीक्षा संपन्न कराई जानी है और जिसकी तैयारी भी वहाँ पर परिषद स्तर पर की जा रही है। तो शीघ्र ही आपको अपने एडमिट कार्ड मिल जाएंगे और आपको जो सेंटर निर्धारित रहेगा आपको वहाँ पर जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी। तो आज ये जो ए ग्रुप है या इसके अलावा जो फार्मेसी ग्रुप भी होता है, तो आज का जो ये मेरा वीडियो है वो साइंस यानी विज्ञान से संबंधित किस तरीके के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको मैं आज बताऊंगा। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप अपनी तुरंत, अभी टाइम है आपके पास, अभी तक एडमिट कार्ड की या एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए। और आज जो मैं प्रश्न पत्र डिस्कस करने जा रहा हूँ ये पहले से पूछे गए प्रश्न हैं, जो कॉमन जो प्रश्न होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, वो प्रश्न हैं। तो उनका हम डिस्कशन करेंगे जिससे आपको एक आइडिया होगा कि आखिर किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दाहिने तरफ आप देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, बाएं तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा। तो जैसे पहला प्रश्न हम देखते हैं साइंस का, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। 4 इसके ऑप्शन है, वास्तविक, आवर्धित, उल्टा या आभासी। तो इसमें सही उत्तर है आपका आभासी। मूवी प्रोजेक्टरों में प्रयुक्त दर्पण है, जो मूवी प्रोजेक्टर होते हैं उनमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी यानी कि अवतल दर्पण। इसके बाद देखते हैं दर्पण जिसका आवर्धन सदैव एक होता है कहलाता है क्या? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो कहलाता है समतल दर्पण। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव एक होता है। अगला है कौन सी वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर है काली। काली वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। अब जैसे अगला प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की गति होगी। तो ये अपवर्तनांक वाला सूत्र आप इसमें लगाएंगे तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें आपको सूत्र लगाकर इसको हल करना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है 56वां, आप देखिए, मोटर गाड़ी में पीछे से आती हुई ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वह सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये जो भी प्रश्न है आपके, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कुछ भी दिए जाएं, आपको उनको एक आइडिया आपको रहेगा और आप सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। उसके बाद प्रकाश तीव्रतम गति से किस में चलता है? तो प्रकाश की तीव्रतम गति निर्वात में होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। मरीचिका उदाहरण है, मरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसके बाद चलचित्र उपयोग करती है, चलचित्र मतलब सिनेमेटोग्राफी, दृष्टि स्थिरता का। चलचित्र किसका उपयोग करती है? दृष्टि स्थिरता यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन का, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी नो यूनिट्स इसकी होती है। खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की खाली जगह होती है, कम फोकस दूरी, अधिक फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस के समान फोकस दूरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी अधिक फोकस दूरी होती है। अभिदृश्यक लेंस जो होता है यानी ऑब्जेक्टिव लेंस, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है। जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का कार्य अधिक करते हैं उनमें प्रायः पाया जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। तो ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सीधा, उल्टा, वस्तु से छोटा या बहुत चमकदार? तो सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब सीधा होता है। इसके बाद देखिए, मानव नेत्र में स्थित लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल, अवतल, कोई लेंस नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये मानव नेत्र में स्थित लेंस है उत्तल। अगला है विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है किसका? तांबे का, प्लेटिनम का, नाइक्रोम का या टंगस्टन का? तो विद्युत हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
अब अगला है, दो तारें जिनमें प्रत्येक के मध्य का प्रतिरोध R ओम है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध होगा। तो आपको पता है प्रतिरोध का समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। तो यदि समांतर क्रम में आपका जुड़ा है R ओम उसका प्रतिरोध है, तो आपको पता है परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, 1/R प्लस 1/R। तो ये R ले लेंगे तो R/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये इससे निकाल सकते हैं आराम से सूत्र लगा करके। इसी तरह से एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वोल्ट अंकित है, इसको 110 वोल्ट पर चलाया जाए तो खर्च हुई शक्ति होगी। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का देख लेना चाहिए। तो विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वोल्ट नहीं 100 वाट लिखा हुआ है, तो 110 वोल्ट पर चलाए गए खर्च हुई शक्ति कितनी होगी, 50 वाट। तो ये सूत्र लगाकर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वोल्टामीटर यंत्र प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है किस लिए प्रयोग किया जाता है, विभव मापन के लिए, यानी पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए। अब उत्तम अमीटर की प्रतिरोधकता होगी, उत्तम जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोधकता 0। इसमें जो सही आंसर है ए आपका है, उत्तम अमीटर की प्रतिरोधकता होगी कितनी, 0। उसके बाद है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। निम्न में से कौन सा है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसको देख लीजिए, लाउड स्पीकर है, या फिर माइक्रोफोन है, या फिर ट्रांसफार्मर है, या विद्युत मोटर है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो बी है आपका, माइक्रोफोन, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद है आपका, एक विद्युत उपकरण की पावर अंकित की जाती है। जो एक विद्युत उपकरण होता है उसको पावर का सूत्र पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो वो होता है I/V, यानी विद्युत धारा I और वोल्टेज V का गुणनफल ये उसकी पावर यानी शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो पावर बराबर होता है I/V। वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा यानी जनरेटर चला करके हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जनरेटर ये काम करता है। यदि 3-3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किए जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। ये बिल्कुल सिंपल है, आपसे बताया जो तुल्य प्रतिरोध होगा समानांतर क्रम में, तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप 3-3 है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3 यानी 1, फिर उसका रिवर्स हो जाएगा तो भी 1 आएगा, तो 1 ओम होगा सही उत्तर। घरेलू परिपथ में फ्यूज तार जुड़ा होता है। घरेलू परिपथ जो होता है यानी घरों में जो भी विद्युत के परिपथ लगे होते हैं, वो फ्यूज तार किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, तो समांतर क्रम में जुड़ा होता है। उसके बाद है, जनरेटर की कार्य प्रणाली आधारित होती है। जनरेटर किस कार्य प्रणाली या सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यह आपने पढ़ा भी होगा, तो इसको याद रख लीजिए, जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद विद्युत धारा जो समय के समान अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती है। तो दो तरह की विद्युत धारा होती हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती है समय के साथ, तो प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो सही उत्तर होगा दिष्ट धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती है। अगला है, निम्न में से अधिक ताकतवर चुंबक कौन सा होता है, तो विद्युत चुंबक होता है, वो अधिक ताकतवर होता है अन्य चुंबकों के मुकाबले। उसके बाद पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, ईंधन, तारे, सूर्य या चंद्रमा। तो पृथ्वी पर सबसे विशाल स्रोत ऊर्जा का सूर्य है। अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स या ऊर्जा स्रोत कौन सा है, इसमें अगर आप देखें अनवीकरणीय, अनवीकरण नॉन रिन्यूएबल यानी वायु ऊर्जा तो नवीकरणीय है, गोबर गैस नवीकरणीय मान सकते हैं, लकड़ी नवीकरणीय, यूरेनियम वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब अगला है, रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है, कोयला है, तरल हाइड्रोजन है, मीथेनॉल है, या यूरेनियम है। तो रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है तरल हाइड्रोजन। अगला है, निम्न में से विद्युत का सुचालक कौन सा है, विद्युत का सुचालक हीरा है, पीवीसी है, ग्रेफाइट है, या नियोप्रीन है। तो विद्युत का सुचालक है वो ग्रेफाइट, इसका सी सही उत्तर है। ऊर्जा जो जीवाश्म ईंधन में संग्रहित होती है वह प्राप्त होती है, ऊर्जा जो जीवाश्म ईंधन में संग्रहित होती है वह प्राप्त होती है सूर्य से। तो सूर्य इसका सही उत्तर होगा ए। सौर सेल और सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। भाई सौर सेल के द्वारा हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा परिणाम है। नाभिकीय ऊर्जा किसका परिणाम है, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होना, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
85 न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन निरावेशित होता है, यानी कोई भी आवेश न्यूट्रॉन पर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और जबकि प्रोटॉन क्या होता है, वो धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो निरावेशित होगा या नो चार्ज होगा उस पर। अगला है भाभा परमाणु शोध केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में। अगला है परमाणु का द्रव्यमान प्रदर्शित करता है AMU। परमाणु का द्रव्यमान किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? AMU के द्वारा, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद है अगला परावैंगनी किरणों से हो जाता है। परावैंगनी किरणों से क्या होता है? एड्स, त्वचा का कैंसर, टीबी, चेचक। तो आपको पता है त्वचा का कैंसर होता है, यानी स्किन से रिलेटेड जो कैंसर होता है वो हो जाता है। निम्न में से कौन सा निम्न करणीय पदार्थ है? कागज, एल्युमिनियम के डब्बे, DDT, प्लास्टिक। निम्न करणीय का मतलब बायोडिग्रेडेबल, जो आसानी से गल जाता है। तो कागज निम्न करणीय या बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है निम्न में से। सबसे हानिकारक प्रदूषण होता है हवा द्वारा, रसायनों द्वारा, शोर द्वारा, रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा सबसे हानिकारक प्रदूषण होता है, तो सही उत्तर होगा इसका डी। उसके बाद है Cl2+2 के आई, ये इक्वेशन दिया है 2KCl+2 एक है। ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो ये वियोजन अभिक्रिया है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद संयुक्त अभिक्रिया है, निम्न में से कौन सी संयुक्त अभिक्रिया है? धातुओं का दहन, धातु का परिष्करण, विद्युत अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त प्रक्रिया है, जो अभिक्रिया है वो है धातुओं का दहन, यानी कि बर्निंग ऑफ मेटल्स। अगला है कौन सा संतुलित समीकरण है निम्न में से? तो चारों देखिए, सभी में जिसमें C के एटम्स, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के सभी बराबर हों। तो B इक्वेशन आप देखिए, कार्बन के इस तरफ बाएं तरफ जितने हैं उसी तरफ कार्बन के इतने, कार्बन का एक, कार्बन का एक। हाइड्रोजन के इसमें 4 हैं, इसमें हाइड्रोजन के 4 हैं। ऑक्सीजन के 4 हैं, देखिए इसमें ऑक्सीजन के 2, ये 4। तो ये B है वो संतुलित समीकरण है। तो इससे आप लगा सकते हैं, सबके गिन लीजिए तुरंत और उसको सही उत्तर में लगा दीजिए। निम्न में से कौन सा साम्य बिंदु पर बाधा नहीं डालता है? उत्प्रेरक, ताप, दाब, सांद्रण। उत्प्रेरक साम्य बिंदु पर बाधा नहीं डालता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है, ये आपका A नंबर पर मोल लीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1, या मोल प्रति लीटर सेकंड। नीचे लीटर प्रति सेकंड होता है, ऊपर जाएगा तो लीटर की घात -1 सेकंड -1 हो जाएगा। निम्न में से प्रबल विद्युत अपघट्ट है, निम्न में से प्रबल विद्युत अपघट्ट कौन सा? HCl, H2SO4 या HNO3। तो उपरोक्त सभी प्रबल विद्युत अपघट्ट है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? कह रहा है ताप पर, अभिकारकों की सांद्रता पर, अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति पर, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ताप पर भी निर्भर करती है, अभिकारकों की सांद्रता पर भी निर्भर करती है, अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। 98 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ कसैला होता है? कसैला मतलब थोड़ा करछाटा टाइप का। दूध, आंवला, वॉशिंग पाउडर का घोल, नमक का घोल। तो आंवला कसैला होता है। 99 निम्न में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण फल खट्टे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, लवण, या इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय पदार्थों की उपस्थिति के कारण फल खट्टे होते हैं। अम्ल पानी में H+ आयन बनाते हैं, OH- आयन बनाते हैं, O- आयन बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल पानी में H+ आयन बनाते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल माना जाता है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.3। 0.1 मोल NaOH का pH मान कितना होता है? 13। पीने के जल को रोगाणु रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला यौगिक है कौन सा? विरंजक चूर्ण, यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। एक पदार्थ जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है वो क्या कहलाता है? उभयधर्मी पदार्थ, जो अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है और क्षार की तरह भी। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, निम्न में से कौन है? सिल्वर यानी चांदी, लेड, कॉपर यानी तांबा, और एल्युमिनियम। तो सिल्वर, चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। जंग है, जंग क्या है? आयरन 3 ऑक्साइड एवं आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, यानी मिक्सचर ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड एंड आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, यानी डी ऑप्शन इसका सही है।
अब वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन, कार्बन। तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो सी इसका सही उत्तर है। कौन सी सबसे भारी धातु है? भारी धातु इसमें Hg यानी मरकरी, Mg, Ag या Ca। तो Hg यानी मरकरी सबसे भारी धातु है निम्न में से। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने को कहते हैं निस्थापन यानी कैल्किनेशन। तो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो क्या कहलाता है? निस्थापन। अधातु जो सुचालक है, निम्न में से कौन सी अधातु पूछ रहा है कि सुचालक है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन या आयोडीन। तो इसमें से अधातु जो सुचालक है वो कार्बन। लोहे का शुद्धतम रूप है वो आपका है कास्ट आयरन, पिग आयरन या शहर आयरन, इसको लिखे हैं रॉट आयरन एक्चुअली अंग्रेजी में कहते हैं, या स्टील। तो लोहे का शुद्धतम रूप है रॉट आयरन। सबसे अधिक उपयोग होने वाली धातु है कौन सी? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लोहा या मैग्नीशियम। तो सबसे ज़्यादा आपको पता उपयोग होने वाली धातु लोहा यानी कि आयरन है। अल्कोहल होते हैं पानी से भारी, पानी से हल्के, अम्लीय या क्षारीय। तो अल्कोहल होते हैं पानी से हल्के। CH4 मीथेन का है क्या? संकेत है, अणु सूत्र है, संरचना सूत्र या इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है। तो CH4 मीथेन का अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। निम्न में से किस तत्व की अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है? तो निम्न में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता ये आपकी है क्लोरीन की। तो Cl, ये C ऑप्शन आपका सही है। इसके अलावा SiO2 की प्रकृति है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या उभयधर्मी। तो SiO2 की प्रकृति उभयधर्मी है यानी ये क्षारीय भी होता है, अम्लीय भी होता है। मेंडलीफ के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या, परमाणु भार, भौतिक अवस्था, धातु तथा अधातु। तो मेंडलीफ के वर्गीकरण का आधार है परमाणु भार। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम अक्रिय गैस है, जीनॉन और डी रेडॉन ये अक्रिय गैसेस हैं, लेकिन रेडियम ये सी जो है अक्रिय गैस नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा सी, रेडियम। अब है निम्न में से कौन सा लवण जल में विलय नहीं है, जो जल में नहीं घुलता है? K2CO3, BaCO3, CaCl2 या Na2SO4। तो सही इसका आंसर है बी यानी BaCO3। तो ये लवण जल में विलय नहीं है। तो इस तरह से हमने देखे, आपने 51 से 120 तक प्रश्न देखे। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन पर आधारित है। तो इनका जो इस तरीके के ये आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था, तो आपको प्रश्नों का लेवल पता चल सके किस तरीके के प्रश्न, बेसिक जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर भी कुछ कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं या कुछ हो सकता है गलत इसमें दे दिए गए हों, क्योंकि ये रेंडमली कहीं से भी पिक किए जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका आपका ये है कि आप अपनी जो बुक है या कोई अच्छी जो बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्नों की, उसको आप देख करके अपने सही प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए और उसका उत्तर देना सीखिए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। तो उम्मीद करता हूं आपको जो प्रश्नों का लेवल है पॉलिटेक्निक परीक्षा में प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वालों का वो क्लियर हो गया होगा और आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। तो इसी की तरह के और वीडियो के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं। अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।